अगर आप भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भाई साहब टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं तो पता लगता है कि भाई साहब ये तो 24 महीने वाला शॉर्ट टर्म था, ये तो स्लैब रेट में आता है, लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। आज इस वीडियो में लेके आओ फटाफट कि भाई साहब 2026 में म्यूचुअल फंड में कितने टाइप के होते हैं और उसमें किस तरह के टैक्स लगते हैं। एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करें फंड के टाइप, तो यहां पर 3 होते हैं, इक्विटी, हाइब्रिड और डेट। तीनों में अलग अलग रखते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई साहब 12.5% सिर्फ उसमें ही है, और डेट का अलग है, हाइब्रिड का भी अलग है साहब। और डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन पे कि आप कितने टाइम होल्ड करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 12 मंथ प्लस और एक होता है 24 मंथ प्लस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विटी फंड के, मतलब वो वाले फंड जिसमें इक्विटी 65% या उससे ज्यादा है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, इंडेक्स, सेक्टोरियल फंड, या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड जिसमें इक्विटी 65% या उससे ज्यादा है। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ना साहब, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा वाला फंड है, किस कैटेगरी का है और किस कैटेगरी में उसमें टैक्स लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एसआईपी तो चल रही है, लेकिन बस चल रही है, पता नहीं कौन सा फंड है। जब निकालने की बारी है तो पता लगता है कि भाई साहब उसमें इतना ज्यादा टैक्स है, ऐसा टैक्स है। मतलब उसके अंदर इक्विटी 65% या उससे ज्यादा है तो उसका लॉन्ग टर्म कहलाता है 12 महीने से ज्यादा और शॉर्ट टर्म कहलाता है 12 महीने से कम। टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म या 15% था पहले बजट 2024 में, अभी फिलहाल कुछ चेंज नहीं हुआ, बट हाँ नई दर 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई साहब 10% था पहले और 1 लाख तक एग्जम्प्टेड था, अब वो चेंज करके 12.5% कर दिया और वही 1.25 लाख रखा है जो कि पहले था। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड से कमाए, मतलब आपने कोई सा एक फंड खरीदा, उसको 1 साल वेट करा, 12 महीने वेट करा और 13वें महीने अगर आपने उसको बेचा तो उसमें 1 लाख का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख के प्रॉफिट में कितना लगना चाहिए? 12.5%। नहीं, ऐसा नहीं है, 1.25 लाख तक छूट है, मतलब 1.25 लाख तक की इनकम पे छूट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर 2 लाख कमाते तो 1.25 लाख माइनस करके जो 75,000 है ना, उस पर लगेगा कितना? 12.5%। ये होता है इस तरह का कैलकुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग सोचते हैं सिर्फ 12.5% और 20% ही लगता है। भाई साहब सरचार्ज भी लगता है और 4% एजुकेशन चेज भी लगता है, ये ज्यादा इनकम पे लगता है, लोगों को तो मालूम ही नहीं है। अब बात करें डेट म्यूचुअल फंड की, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें सरकार ने बहुत सारी चीज करी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ डेट म्यूचुअल फंड वो जिसमें डेट 65% या उससे ज्यादा है, जैसे कि लिक्विड फंड हो सकता है, मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग यानी पीएसयू फंड, गिल्ड फंड, क्रेडिट रिस्क, ओवरनाइट, अल्ट्रा शॉर्ट, कंजर्वेटिव, हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी 35% या उससे कम है। ठीक है, आपके पास कोई सा भी डेट फंड है, देखना उसके अंदर डिटेल मिल जाएगी, कौन सा फंड है, उसमें इक्विटी कितना है, डेट का एक्सपोजर कितना हो, सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें 2 सिचुएशन है। पहला सिनेरियो, अगर आपने कोई सा डेट फंड 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदा, 1 अप्रैल 2023, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 23, 24, 25 या 26 अभी तक जो भी आपने खरीदा, ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ध्यान रखना आपकी स्लैब रेट पे ही लगेगा, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं कहलाएगा। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, आपकी सैलरी अगर 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ सैलरी पे अगर आप 30% का स्लैब में आते हो तो 1 करोड़ प्लस जो भी आपने डेट से कमाया वो जुड़ के टोटल लगेगा। इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फायदा नहीं है, ये पूरा आपके स्लैब रेट में लगता है। और नए स्लैब के हिसाब से, नए रिजीम के हिसाब से 12 लाख तक टैक्स फ्री है फिलहाल अभी। दूसरा केस, वो लोग जिन्होंने 31 मार्च 2023 के पहले खरीदा, मतलब 2020, 21, 22, 23 मार्च के पहले खरीदा, और वो लोग जिसने इनके पहले खरीदा और बेचा कब? जुलाई 2024 के बाद, 23 जुलाई के, क्योंकि उस समय पास हुआ था, उसके बाद बेचा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024 के बीच में बेचा, बाद में बेचा, तो उनको कितना टैक्स लगेगा मालूम है? शॉर्ट टर्म कहलाएगा 24 महीने, तो वही स्लैब रेट भाई साहब, वही 5, 20, 30%, और उनने अगर 24 महीने से ज्यादा रखा तो भाई साहब 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा डेट फंड में। ध्यान रखना, जिन्होंने इसके पहले खरीदा और इसके बाद बेचा, आज जो आप खरीद रहे हो वो इसी स्लैब में आएगा। तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड मतलब जिसमें इक्विटी भी हो, डेट भी हो, मल्टी एसेट क्लास हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड फंड में क्या होता है? वो वाले फंड जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर 65% से बराबर या ज्यादा हो, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी डोमिनेट जो भी हो। ध्यान रखना, उनका टैक्स पूरा इक्विटी जैसे ही लगता है, वही शॉर्ट टर्म 20%, 1.25 लाख की छूट और 12.5%। मतलब हाइब्रिड फंड में भी भाई साहब जिनका एक्सपोजर अगर 65% से ज्यादा हो, बाकी डेट कम हो, तो उसको भी उन्होंने उसमें रखा है। लेकिन दूसरा सीनेरियो, मान लीजिए आपके पास वो हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर 35% से लेकर 65% के बीच में हो, जैसे कि बैलेंस हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन के कुछ फंड या इक्विटी सेविंग फंड। ध्यान रखना, इसमें जो टैक्स लगेगा वो डेट के रूप में मिलेगा, मतलब शॉर्ट टर्म 24 महीने के लाएगा और वो पूरा स्लैब रेट में ही आएगा, वही 5, 20 और 30% पे। और 24 महीने से ज्यादा रखा ना तो ये कहलाएगा 12.5% और कोई इंडेक्सेशन नहीं, फ्लैट, और कोई छूट नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म होता है 12 महीने के पहले और लॉन्ग टर्म होता है 12 महीने के बाद, और डेट के लिए जनरली कहलाता है 24 महीने के पहले और 24 महीने के बाद। बट
बट फिलहाल 2023 के बाद जो नया रिजीम आया, नया सिनेरियो आया, उसमें यह हुआ है कि जो डेट है उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब हटा दिया। और एक और कैटेगरी भाई साहब जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी 35% से कम है, मतलब 100 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 35 रुपए तक लगी इक्विटी, बाकी 65 है। उसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब हटा दिया भाई साहब, पूरा स्लैब रेट ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा डेट ही माना गया है। अब बात आती है स्पेशल केस की भाई साहब, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बहुत चल रहा है, लोग गोल्ड ETF खरीद रहे, फंड ऑफ फंड खरीद रहे, या फिर विदेश में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे, जैसे कि बहुत सारे रसल का फंड है या फिर नेस्डैक फंड है, ठीक है, जो कि बाहर लगाते, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म माना गया है, 24 महीने स्लैब रेट। अगर आज खरीदा और 2 साल के अंदर अंदर बेचा तो भाई साहब आपकी इनकम के ऊपर लगेगा, जितनी इनकम बनेगी वो जुड़ जाएगी। साथ में 24 महीने के बाद अगर आपने बेचा तो फ्लैट 12% टैक्स और कोई भी इंडेक्सेशन नहीं, कोई छूट नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आर्बिट्राज फंड, ये क्या होता है इसमें हम बात करेंगे, पहले के समय में बहुत ज्यादा चलता था। इसको पूरा का पूरा भाई साहब इक्विटी में ही माना है, मतलब वही लॉन्ग टर्म बात करें तो 12.5%, 1.25 लाख की छूट और 20% शॉर्ट टर्म, ये पूरा एक्चुअली इक्विटी के रूप में ही माना जाता है। पांचवा, वो लोग जो ओल्ड रिजीम में चलते, देखो 2 टाइप के रिजीम है, जिनकी सैलरी है, जिनकी जॉब है, अगर वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते हैं तो वो पुराने रिजीम में भी टैक्स भर के देखते, नए में भी देखते, और देखते कि दोनों में फायदा कितना है, ठीक है। तो पुराने रिजीम में देखो, नए में तो 12 लाख तक टैक्स फ्री है, पुराने रिजीम में टैक्स बेनिफिट भी मिलता था 80C के अंतर्गत, जैसे कि FD हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, उसका कुछ बेनिफिट मिलता था। उसी तरह उसमें 80C में आता ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, मतलब ये 3 साल का लॉकिंग रहता था, 3 साल बाद आप इसको बेच सकते थे, 3 साल बाद बेचेंगे तो उसमें वही 12.5% प्लस 1.25 लाख की छूट मिल जाएगी और 1.5 लाख की छूट तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद आता पार्ट 6, जिसको कहते हैं डिविडेंड, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। ये लोग बहुत सारे सोचते हैं कि भाई साहब ये एक रेगुलर इनकम, वैसे इक्विटी की बात, जिस वैसे डिविडेंड की बात करें तो ये इनकम के रूप में ही पाया गया था। आप जब फ्यूचर फंड खरीदते तो उसमें आता है ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, तो ये वही डिविडेंड ऑप्शन वाला। इसमें क्या कहा है, जो भी आपने साल में कमाया, जो भी इनकम आपको मिली है, वो आपके टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगी, प्लस जो भी साल का आपको डिविडेंड मिला है, ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने 1 लाख रुपए कोई सा फंड में इन्वेस्ट करा हो, जैसे डिविडेंड वाले, ठीक है, उस फंड का रिटर्न हो गया 1.5 लाख रुपए। अब 50,000 रुपए का अगर आपको प्रॉफिट हुआ हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी, लेकिन अगर उसने साल में उस AMC ने, जैसे SBI म्यूचुअल फंड या ICICI म्यूचुअल फंड, किसी भी AMC का आपने लिया, उसने आपको डिविडेंड हर महीने या 3 महीने में कुछ डिविडेंड दिया हो, और अगर 5,000 से ज्यादा का साल में डिविडेंड दिया हो तो भाई साहब 10% TDS भी कटता है। SIP की बात करें तो SI में भी टैक्स वही रहता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मतलब अगर कोई 12 महीने की SIP कर रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, और अगले साल जनवरी में बेच रहा है, तो ध्यान रखना सिर्फ पहले महीने की SIP लॉन्ग टर्म कहलाएगी, बाकी 11वें महीने की शॉर्ट टर्म कहलाएगी। मतलब अगर आप SI में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर एक SIP को 12 महीने होना जरूरी है। तो अगर आखिरी दिसंबर की SIP को अगर आपने क्लोज करा है और जनवरी में अगले बेच रहे हो, तो भाई साहब दिसंबर की SIP को 12 महीने नहीं हुए, उसको सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ, तो ये कैलकुलेशन होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप SIP कर रहे हो और जब आपको बेचना हो तो कोशिश करना चाहिए 1 साल वेट करें, ताकि लास्ट साल की जो SIP है वो अभी लॉन्ग टर्म में आ जाए, या फिर विड्रॉल कर रहे हैं तो उस रेशियो में करना चाहिए। अब एक ऐसी चीज जो आम लोगों को मालूम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आम लोगों की इनकम 50 लाख से कम है, उनको नहीं मालूम। रीजन क्या है मालूम है भाई साहब? जिनकी तनख्वाह, देखिए मान लीजिए भारत में ऐसे बहुत सारे लोग जो मेहनत से कमाते हैं, जिन्होंने इनकम इंटरव्यू दिया और उसका प्राइवेट कंपनी TCS इन्फो में जाके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज है, ठीक है। तो अगर आप 50 लाख कमाते हो ना भाई साहब, तो ठीक है, उस पर कोई सरचार्ज नहीं। लेकिन जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, उसको 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा। जिसकी इनकम 1 से 2 करोड़ 15%, जिनकी इनकम 2 से 5 करोड़ 25%, और जिनकी इनकम 5 पर करोड़ से ज्यादा है 37% एक्स्ट्रा लगेगा। खैर ये ओल्ड रिजिम की, बट न्यू रिजिम में मैक्सिमम 25% करा है, बट फिर भी, और ये तो छोड़ो साहब, कितना 4%। मतलब कोई बंदा जिसकी इनकम 60 लाख रुपए, मान लो 60 लाख रुपए साल का कमाता है, उसने बहुत अच्छी मेहनत करी है, 12वीं पास करी, इंटरव्यू दिया, इन्फोसिस में जाके 60 लाख का पैकेज लगा, तो पहली बात तो वो 30% स्लैब में आ जाएगा। दूसरा, अगर वो 5 लाख रुपए मान लो कमाता है शॉर्ट टर्म, म्यूचुअल फंड से, इक्विटी से, कोई से भी, ठीक है, तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। कितना? 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख पे बेचारे को, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है उसकी सैलरी, तो 10% इस पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। प्लस इस टोटल कितना हो गया? 1,10,000। इस 1,10,000 पे 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 4400 रुपये एक्स्ट्रा, तो उसका टोटल टैक्स लगेगा भाई साहब 1,14,000। उदाहरण का, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अगर साल के 10 लाख रुपए कमा रहा हूं या 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, और मैंने शॉर्ट टर्म मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाए शेयर मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से, इक्विटी से, जिसमें 20% टैक्स लगा, मुझे
तो सिर्फ मुझे 10,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आप मेहनत ज़्यादा करके ज़्यादा सैलरी कर रहे हो ना, तो भाई साहब आपको सरचार्ज और ये भी देना पड़ेगा। इसलिए भारत में सैलरी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो दूसरी तरह से इनकम आएगी, उन पे भी सरचार्ज लग रहा है उनकी प्राइमरी इनकम से। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे भारत छोड़ के जाते हैं और बाहर जॉब करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, देशभक्ति वाली बात नहीं है। आप अगर मान लीजिए आप अगर 1 करोड़ रुपए साल के कमाते हो और आपको अलग तरीके से टैक्स रिजीम में रखा गया, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट हम जब टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दिमाग में बात आती है कि जो बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है, जो बंदा 60 लाख 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, दोनों ने अगर 1-1 लाख रुपए साल के कमाए तो इसको कम टैक्स देना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा क्यों टैक्स देना पड़ रहा है? ठीक है, तुम मेरी सैलरी से ले रहे हो, अच्छी बात है, कोई भी गलत ना, लेकिन अदर इनकम से, अब वो भी वहीं से कमा रहा है, मैं भी यहीं से कमा रहा हूं, लेकिन मेरे को ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी ज्यादा है। मेरी ये क्या गलती है कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं? ये लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि 99% लोगों की सैलरी भारत में 50 लाख से कम है, और जब 50 लाख से कम है तो उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि 12.5% है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी, लेकिन बात सच्चाई है। आप टीवी पे अक्सर क्या देखते हो? यही बात चलती रहती है, राम मंदिर, सनातन, जय भीम, कास्ट एक्सेट्रा, क्योंकि 99% लोग यही चीज देखना चाहते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जो सच्चाई है वो तो कहना पड़ेगा। और 1% लोग जिनकी इनकम ज्यादा है, वो क्या करते हैं? टैक्सेशन पे बात, पॉल्यूशन पे बात, करप्शन पे बात, एजुकेशन पे बात, हेल्थ पे बात। आप भी आपने सुना होगा, राघव चड्ढा ने बात करी थी, भाई साहब बहुत अच्छी बात करी थी कि एसटीटी भी आप ले रहे हो। एसटीटी तो तब आता था जब लॉन्ग टर्म नहीं था, अब एसटीटी भी आप टैक्स ले रहे हो, उसको भी बढ़ा दिया और लॉन्ग टर्म टैक्स भी ले रहे हो। ये तो गलत बात है ना। इसलिए ये सारी चीज देख के ये साबित हो रहा है कि शायद भारत में टैक्सेशन सिस्टम में पार्शियलिटी है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। सिंगापुर में टैक्स फ्री है लॉन्ग टर्म, जापान में टैक्स फ्री, ऐसी बहुत सारी कंट्री जहां पे अदर ज्यादा पॉकेट के टैक्स नहीं लगते, लेकिन भारत में शायद लगते हैं। तो मेरा ये वीडियो का मकसद यही था कि आपको टैक्सेशन के बारे में बताऊं। कुछ पॉलिटिक्स और कुछ इकोनॉमिक्स की बात हो गई है, थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, क्योंकि जब टैक्स की बात हुई और सारा डाटा सामने आ गया तो अंदर थोड़ा सा एक वो तीव्रता आ जाती है कुछ बताने के लिए कि मुझे जो व्यक्ति बेचारा जो मेहनत करके ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा अलग तराजू पे क्यों तोला जा रहा है। ठीक है, उसकी इनकम लग रही है तो उस पर लो ना आप, लेकिन अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो उसके कारण दूसरी चीजों पर भी टैक्स ज्यादा लेना शायद मुझे लगता है कि ये गलत है। और आने वाले समय पे सरकार को उम्मीद रहेगी कि इस चीजों पे ध्यान देगी, क्योंकि आम लोग भी अब इस चीज को देख रहे हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ब्लॉग लिखा है इसी के ऊपर, टैक्सेशन, जिसके लिंक नीचे दे रखी है, वहां पर जाएंगे तो ये पूरी मिल जाएगी यहाँ पे। और एंड में आपको अगर इसको डाउनलोड करना है पूरा तो सबसे नीचे यहां पर आएंगे तो डाउनलोड फुल आर्टिकल इन पीडीएफ क्लिक करोगे तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। जितनी भी चीजें हमने इसमें बात करी है वो सभी इस आर्टिकल में मैं डाल चुका हूं। और कुछ भी दिक्कत हो, आपको कमेंट करना चाहते हो तो उसी आर्टिकल में कमेंट करिए, नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, वेबसाइट लिखने की जरूरत नहीं है और पोस्ट कर दीजिए। मैं अपनी वेबसाइट पे ज्यादा एक्टिव हूं और साथ में इंस्टाग्राम @live.abhishek भी फॉलो करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप उसको भी फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें। और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं जरूर कमेंट करें, और प्लीज लाइक जरूर करें, कुछ भी कमेंट करें, अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि फीडबैक देना जरूरी है आपका। मैं चाहता हूं कि आप जो चीज बोले मैं उससे और सुधार करके अच्छी चीज लेके आऊं, क्योंकि मेरा मकसद और इस चैनल का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस और एजुकेशन और लिटरेसी देना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, सेविंग के लिए हो या टैक्स के लिए हो। और भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।